हेलो। मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनकपाली थेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड कानपुर से बोल रहा हूँ और मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको नाड़ी परीक्षण के समय क्या आकलन किया जाता है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो बताने का प्रयास करूँगा, जिनसे ऐसे तत्वों का पता लगेगा जो नाड़ी को प्रभावित करने वाले साबित होते हैं और नाड़ी की गति, नाड़ी की अन्य बातों में जिनमें दबाव भी है और पल्स के जो गुण और अवगुण हैं वो किस तरह से प्रभावित होते हैं और नए लक्षणों के साथ में दिखाई देते हैं। ऐसी क्या चीज है जो नाड़ी को प्रभावित करती है, उसके बारे में एक एक करके आपसे चर्चा करेंगे। नाड़ी के बारे में ये समझ लीजिए कि ये हृदय के स्पंदन से पैदा होती है और जब लेफ्ट वेंट्रिकल धड़कता है, सिकुड़ता है, संकुचन और अंकुचन दोनों क्रियाएं होती हैं, उसी समय जो रक्त हृदय के द्वारा धमनियों में धकेला जाता है उसकी प्रतिक्रिया के कारण प्रति सेकंड हृदय की गति, हृदय का संकुचन और आकुंचन जिस तरह से प्रभावित करता है उसी प्रकार से नाड़ी की गति निर्धारित होती है। ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि फिजियोलॉजी के अनुसार लेफ्ट वेंट्रिकल 80 मिलीलीटर रक्त को पंप करता है और इसी पंप के करने के दबाव के साथ ही रक्त जब रेडियल आर्टरी के अंदर जाता है तब यह संकुचन और आकुंचन के साथ में यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन के साथ में ऐसी क्रिया नाड़ी की बनती है जो रेडियल पल्स के रेडियल नाच या रेडियल फोसा में अनुभव की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रेडियल पल्स जहाँ पर देखी जाती है वो उस स्थान पर रेडियल पल्स सतह पर सबसे ज्यादा नजदीक होती है और इसीलिए इसका स्पंदन बहुत ही स्मूथ और सरल तरीके से अन्य आर्टरीज के अपेक्षा ये सुगम माना गया है। अब इसके साथ में और भी बहुत सी चीजें हैं। ऐसा माना जाता है कि पल्स के अंदर और इसके दबाव में जब रक्त का दबाव रेडियल आर्टरी के अंदर जाता है तो उसकी गति और अंदर के दबाव का कितना प्रेशर बनता है यह फड़कन पर आधारित होता है। फड़कन इसी बात पर निर्भर करती है यानी थ्रॉबिंग या पल्सेशन इसी बात पर निर्धारित होता है कि 80 मिलीलीटर के लगभग रक्त जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है तो उससे नाड़ी के अंदर कितना दबाव, कितना अंतर, कितनी गति पैदा होती है और यह इसका असर रेडियल फोसा पर किस तरह से पड़ता है ये नापा जाता है। अब नाड़ी के अन्य अंतर इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर निर्भर होते हैं। शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड
कैल्शियम और अन्य दूसरे मिनरल्स जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम के असंतुलन के साथ जब कोई चीज पैदा होती है तो मांसपेशियों में, हृदय की मांसपेशियों में कुछ परिवर्तन आते हैं। ऐसे परिवर्तन आपको ईसीजी के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो PQRST वेव्स बनती है उनमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड और अन्य दूसरे मिनरल्स के बारे में अगर कमियां होती हैं तो ईसीजी की PQRST वेव्स में फर्क पड़ता है और उसके अंतराल को ज्ञात किया जा सकता है कि किस तरह का मिनरल उसकी कमी है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, हैरिसंस प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन और टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन मैकडॉर्मेट द्वारा लिखी गई है, उनके संभावित पल्स से रिलेटेड जितने भी अध्याय हैं उनका अध्ययन करने के बाद यह बात सामने आई कि इलेक्ट्रोलाइट्स का पल्स की धड़कन और पल्सेशन पर फर्क पड़ता है। अब आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद में या सिद्ध में वात पित्त कफ का निर्धारण नाड़ी की गति से किया जाता है। यूनानी में वात पित्त कफ को सौदावी, सिफरावी और नजलावी या बलगमी मादा कहा जाता है। सौदावी का मतलब है वात, सिफरावी का मतलब है पित्त और नजलावी या बलगमी मादा का मतलब है कफ। तो इस प्रकार से जो नाड़ी की परीक्षा है वो तीनों चिकित्सा विज्ञानों में, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और अन्य में जब परीक्षण करते हैं तो होम्योपैथी को छोड़ करके आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी में नाड़ी की परीक्षा में वात पित्त कफ या यूनानी के अनुसार सौदावी, सिफरावी और नजलावी मादा को निगाह में रखते हैं और उसी अनुसार जैसा शास्त्रों में कहा गया है उसी प्रकार से परीक्षण करते हैं। अब जो दूसरी बात आती है उसमें एक सर्वमान्य चीज ये आई है कि अगर हृदय रोग हो और दूसरे कोई मांसपेशी, हृदय की मांसपेशियों से जुड़े हुए रोग हों तो उनमें नाड़ी की चाल की गति में फर्क पड़ता है। जैसे कि आयुर्वेद में सर्प के गति के अनुसार, हंस की गति के अनुसार या मेंढक की गति के अनुसार और दूसरी जानवरों की चाल के अनुसार उसका आकलन किया गया है कि नाड़ी की चाल अगर इस तरह से है तो क्या निदान किया जा सकता है। इस प्रकार से एक बात यह तो समझ में आती है कि नाड़ी की गति में जो विरोधाभास आयुर्वेद में बताए गए हैं और जो नाड़ी देख करके ज्ञान करते हैं कि रोगी को क्या क्या तकलीफें हैं, उससे यह तो आभास होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स और हृदय के कुछ रोगों तथा शरीर के अंदर मिनरल्स या विटामिन आदि कम होने से या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के असंतुलन के कारण बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
उदाहरण के लिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जब लाइपिड का टेस्ट कराते हैं, यानी फैट का टेस्ट कराते हैं, लाइपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराते हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या एसडीएल या एलडीएल या वीएलडीएल, यानी जो फैट के कई एक स्वरूप हैं, उनमें परिवर्तन देखा गया है, जिसकी वजह से तकलीफें होती हैं। उसी तरीके से प्रोटीन में जो क्रिएटिन है और एमिनो एसिड्स है, उनका भी असर शरीर पर पड़ता है, और स्वाभाविक है कि इसका असर नाड़ी पर भी पड़ेगा। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट का असर शरीर में देखने को मिलता है। शुगर के मरीजों में या कार्बोहाइड्रेट से पीड़ित रोगियों में इस तरह के परिवर्तन देखने में आते हैं, जो नाड़ी को प्रभावित करते हैं। हमें इंटीग्रेटेड स्वरूप में सभी चिकित्सा विज्ञान को मिला करके, यानी एलोपैथी के दृष्टिकोण के अनुसार, आयुर्वेद के दृष्टिकोण के अनुसार, यूनानी के दृष्टिकोण के अनुसार, होम्योपैथी के दृष्टिकोण के अनुसार नाड़ी परीक्षा के ऊपर बल देना चाहिए और सामूहिक रूप से एक निदान की चेष्टा करनी चाहिए कि वास्तव में मरीज किस तरह से पीड़ित है। और वात पित्त कफ, आयुर्वेद के सिद्धांत, यूनानी के सिद्धांत, आधुनिक चिकित्सा के साथ तालमेल करके एक ऐसा डाटा तैयार करना चाहिए जो कि सामूहिक चिकित्सा के लिए, इंटीग्रेटेड चिकित्सा के लिए, होम्योस्टैटिक चिकित्सा के लिए एक रास्ता बना सके और ज्ञान, नया ज्ञान की एक सीमा बना करके हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। यह कार्य सभी चिकित्सकों के लिए आवश्यक है और इसमें सभी चिकित्सक अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दे सकते हैं और अपने अनुभवों को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। मैं आयुर्वेद के विद्यार्थियों से भी आग्रह करूंगा कि वे भी इस दिशा में सोचें और आगे शोध कार्य के लिए जो विषय चुने, उनमें ऐसे भी विषय को शामिल करें जो एकीकृत नाड़ी विज्ञान को सशक्त कर सके और आगे बढ़ा सके। मैं अपने अनुभवों को आपके साथ बराबर शेयर करता हूं, लेकिन ये बहुत संक्षिप्त स्वरूप में है और मैं बहुत ही साधारण भाषा का इस्तेमाल करके सबको बताने की चेष्टा करता हूं कि आम जनता से लेकर के वरिष्ठ आयुर्वेदज्ञ तक इस बात को ग्रहण करें और मनन करें और दूसरों को बताएं भी कि उनको क्या करना है। अपने अपने स्तर पर सब लोग अगर बेहतर कार्य करते हैं तो आयुर्वेद की प्रगति होगी और फायदा आयुर्वेद का होगा। हम अपना नफा नुकसान न सोचें, हमको सामूहिक रूप से ऐसे कार्यक्रम तैयार करने होंगे कि एक दूसरे को सब अपने ज्ञान से सिंचित करें और बताएं। धन्यवाद।